हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज अपन डिस्कस करेंगे LICWO फेज 2 के जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है 8 नवंबर को, और जो सेबी ग्रेड ए की जो जनरल स्ट्रीम से जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट्स में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सेबी ग्रेड ए में तो से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आप उसमें एलिजिबल हैं। लेकिन LICWO की मैं बात करूँ तो LICWO में स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैटेगरी की जो पोस्ट है उसके लिए रीजनिंग से क्या क्या चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है जो अभी 8 नवंबर को जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अपन पढ़े। देखो टाइम कम है, आज जो है वो 2 नवंबर है और आपके पास में जो है वो मात्र 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। और सेबी ग्रेड ए का जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, उसमें रीजनिंग सबसे हाई स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट रहेगा। मैं आपको अभी पहले ही बता दूं कि जो हम CA CMA या अगर आप CS कैटेगरी से हैं या और अदर फाइनेंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो हमारा सबसे वीक पोर्शन ही जनरल का पेपर होता है, यानी जिसमें रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, GK आती है। तो मैं चाहता हूं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको एक बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, उसके बाद में जो है वो लगभग उस पर्टिकुलर चैप्टर से या पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 50 to 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप मान के चलिए, मेरी गारंटी है कि आप रीजनिंग में जो है इन 7 टॉपिक्स से कोई भी क्वेश्चंस आ जाए आप उनको गलत नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि बजाय कि आप किसी डिफिकल्ट टॉपिक के पीछे पड़े, आप इन 7 टॉपिक्स को तो 100% करके जाएं। ये ऐसे टॉपिक है जो एक मीडियम लेवल का या लो लेवल का, यानी जिसने पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है कोई भी बच्चा, या जिसने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की है, जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं दी है, वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर बात करें रीजनिंग के टॉपिक की तो सबसे पहला टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या नंबर सीरीज भी इसको बोलते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज है, हाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये उन्हीं एग्जाम्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो IBPS पैटर्न्स की एग्जाम्स होती है, ये PSU के पैटर्न्स की एग्जाम्स नहीं होती है। हालांकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो PSU एग्जाम्स में भी सिमिलर वे में पूछे जाते हैं, बट उनका लेवल जो है वो थोड़ा ईजी होता है PSU एग्जाम्स में, जबकि PSU एग्जाम्स में प्रोफेशनल टफ होता है। जो अपना सब्जेक्ट का अकाउंट, कोस्ट, FM के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो PSU एग्जाम्स में टफ होते हैं। बाकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK वो PSU में ईजी होता है। यहाँ पर IBPS में क्या होता है कि हमारा प्रोफेशनल बहुत ईजी होता है। यहाँ जो जनरल कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK के, वो थोड़े से टफ होते हैं। तो खासकर की रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा स्कोरिंग है, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसलिए इन टॉपिक को आप IBPS पैटर्न के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे आप इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप अभी LICWO फेज 2 का एग्जाम दे रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या नंबर सीरीज के नाम से बोलते हैं। तो जो नंबर सीरीज है वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो लेटर पेज नंबर सीरीज भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से A2, C4, E6, G8। अब इसके बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर अपन को पैटर्न समझना होता है कि A के बाद में C आ रहा है, C के बाद में E आ रहा है, E के बाद में G आ रहा है, तो G के बाद अब क्या आएगा। ठीक है, तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, तो फिर अगला क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको लेटर्स का कॉम्बिनेशन देखना है, नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखना है। तो A के बाद 2 अगर ऐड करेंगे तो A के बाद में B का गैप है, फिर C आ गया, C के बाद में D का गैप है, फिर E आ गया, E के बाद में F का गैप है, G आ गया। तो ऐसे ही G के बाद में जो है वो आपका क्या आएगा, I आएगा। जी के बाद में H का गैप रहेगा और I आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब अलग अलग टाइप के, तो ये जो पैटर्न होता है ये जनरली पूछा जाता है हमारे PSU एग्जाम्स में। हमारे यहाँ जो पूछा जाता है वो इस तरीके से लेटर नंबर एम्बेडेड सीरीज पूछा जाता है, या फिर पोजीशन बेज आपके सीरीज पूछता है कि 2 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 20 है, तो फिर क्या आएगा। तो या फिर आपसे मिक्स ऑपरेशंस के टाइप से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो नंबर सीरीज जो है, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज जो है वो आप जरूर करके जाइए, उससे 100% क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ पैटर्न आपको पता करना है कि किस तरीके से पैटर्न में ये सीरीज चल रही है। हो सकता है वो रिवर्स अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, या नंबर और लेटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकता है। ठीक है,
अगला टॉपिक आता है सिलोगिज्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। सिलोगिज्म जो है वो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो ओनली ए फ्यू या सम के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक के तैयार करने हैं, क्योंकि आईबीपीएस जो है वो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट वे में बनाने के लिए ओनली ए फ्यू या सम इनके बेसिस पे जो है वो सिलोगिज्म बनाता है। तो सिलोगिज्म सॉल्व करने की या बाकी जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से अंशुल सर की जो क्लासेज हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने ब्रह्मास्त्र में भी जो है जिन्होंने एनरोल किया है या जो LICW के लिए जो एनरोल हुए हैं वो आप अंशुल सर की जो वीडियो लेक्चर्स है वो एक लेक्चर भी उनका जो अगर आप सुन लेते हैं कॉन्सेप्ट का तो आप उनसे आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। स्पीड में करके सुनिएगा ताकि आपके पास में टाइम बचे और जल्दी से जो है वो प्रैक्टिस पे हमारा फोकस है। आप जितना ज़्यादा बस कॉन्सेप्ट की वीडियो को सुनना है, बाकी प्रैक्टिस तो आपको अपनी खुद लेवल पे करनी है। ठीक है, तो सिलोगिज्म एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप क्वेश्चंस आपको पिकअप कर सकते हैं अपने स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोडिंग या इनइक्वलिटी कह सकते हैं, कोड या इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी से जो क्वेश्चंस हैं वो हमारा इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। मल्टीपल स्टेटमेंट इनइक्वलिटी आता है कि टी लेस देन डी, डी के बाद में फिर ग्रेटर देन जी, फिर अगला स्टेटमेंट आ गया पी लेस देन एफ फिर इक्वल टू टी। ठीक है, तो कई बार ये पैटर्न आपसे पूछता है, फिर आपसे या तो ये फिर नॉट इक्वल टू वाला आपको पैटर्न आपसे पूछता है। तो इसमें अंशुल सर ने ओपन गेट क्लोज गेट वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है वो बहुत ही इजी मतलब कॉन्सेप्ट है। आप एक भी क्लास उनकी सुनोगे तो उससे आराम से आपका ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इनइक्वलिटी वाला चैप्टर जो है वो इसमें ज़रूर कीजिएगा, जो है वो बहुत इजी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है ब्लड रिलेशनशिप का। ब्लड रिलेशनशिप जो है उसको क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम पे आपको अपने माइंड में अपनी फैमिली ट्री आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। आप अपना फैमिली ट्री से ही इसको कोरिलेट कर पाएंगे। और थोड़ा सा आपको कुछ जो अंशुल सर ने आपको जो ट्रिक सिखा रखी है कि अगर मेल है तो प्लस करेंगे, अगर फीमेल है तो माइनस करेंगे। इस तरीके से जो ट्री जब अपन बनाते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चंस की लेंथ पे मत जाइए कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसमें ये रिलेशन बता रहा है, इसमें वो रिलेशन बता रहा है, नहीं। आप पूरा ट्री बनाते चलिए कि ये फादर है, ठीक है, ए फादर है, ए के बाद में जो है उसके ये 2 बेटी हैं, उसका लड़का ये है। तो इस तरीके से आपको जो है वो थोड़ा सा ट्री बनाना आना चाहिए। ठीक है, और वो काम जो है वो प्रैक्टिस से होगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है ब्लड रिलेशनशिप टॉपिक से। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चंस का टाइप लेके आऊँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शंस में क्या होता है, वो एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करवाएगा कि ए जो है वो इधर गया, फिर लेफ्ट में मुड़ा, इतना मीटर घूमा या इतना किलोमीटर चला, फिर राइट में घूमा, फिर लेफ्ट में गया, फिर इतना आया, अब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। बस आपको जो पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज है वो उसको पकड़ना है। ठीक है, और इनमें जो है वो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको एक तो जो अपन जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिस्टेंस अपन उसमें करते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, दूसरा आपको जो है वो मीटर किलोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना, वो जस्ट एक मेजरमेंट का डेटा है। बाकी बहुत सिंपल वे में आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और जैसे जैसे लेफ्ट राइट वाला डायरेक्शन आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अगर वो बंदा इधर मुड़ रहा है तो उसके बाद में जो है उसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। ये जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट आपको देखना है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपसे जो है वो कभी हाइट वे में पूछ लेता है, कभी बॉक्सेस के रूप में पूछ लेता है कि 6 लोग हैं, 6 लोग में जो है वो उसके ऊपर बैठेगा, वो उसके ऊपर रहेगा, या फ्लोर पूछ लेगा, फ्लोर बेसिस पे पूछ लेगा, या हाइट के बेसिस पे पूछ लेगा, या वेट के बेसिस पे पूछ लेगा। और आपसे एक सीरीज जो है वो सेट करवाने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर कौन है, उससे नीचा कौन है, इससे छोटा कौन है, इससे बड़ा कौन है, इससे हायर वेट में कौन है, इस बॉक्स के ऊपर कौन सा बॉक्स आएगा, या इस बिल्डिंग के नीचे जो है उसमें कौन रहता है। इस तरीके से वो रैंकिंग के आपको क्वेश्चंस देगा। और जो क्वेश्चंस जो अंशुल सर की बुक में दे रखे हैं या जो मैंने अपने कोर्स में डाल रखे हैं, बस आप वो कर लीजिए। 50 क्वेश्चंस पे आप अगर करते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और मेन है हमको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पेपर में क्वेश्चंस तो कोई एज इट इज आने वाला नहीं, वहाँ तो अलग ही बन के आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है।
ठीक है। इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से मिलेगा, जिसमें अपन को कॉमन फैक्टर को ढूंढते हुए अपन को देखना है कि अपन से पूछ के रहा है व्हाट इज द कोड फॉर ओपन। तो ओपन किस किस में आ रहा है, ओपन इसमें आ रहा है, इसके बाद में जो ओपन है वो और किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो अपन को बाकी के जो तीन हैं केयर, एंट्री और क्लास, ये एलिमिनेट करने हैं। तो केयर किस किस में आ रहा है, केयर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दो में आ रहा है। तो आपको देखना है कि दो में कौन ऐसा कॉमन वर्ड है, चाहे ओन है, डीएन है, यूटी है या के है, कौन है ऐसा जो कॉमन वर्ड वो और किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ इसी में आ रहा है, वो आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। ऐसे एंट्री को करना है, ऐसे क्लास को करना है। तो बचेगा क्या आपके पास में, ओपन बचेगा। तो ओपन का जो कोड होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो आप आराम से इजी वे में रीजनिंग के जो है वो आराम से कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा हमेशा कि आप डेली के किसी भी टॉपिक के 2-3 क्वेश्चंस भी करते हैं तो आपके हैबिट में इतना आ जाता है कि आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर कैसे होगा। और विद इन अ मिनट, मतलब मैं कह रहा हूँ विद इन अ मिनट तो बहुत ज़्यादा है। कई बच्चे एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन वो तो 20 से 25 सेकंड में जो है वो आंसर निकाल देते हैं। हमारा एज ए फाइनेंस बैकग्राउंड होने की वजह से या हमारा कभी ये स्ट्रीम ऐसी चीज़ों में रहा नहीं है, सब्जेक्ट कभी पैटर्न रहा नहीं है। हालांकि अब सी ए फाउंडेशन में जो है ये इन चीज़ों को थोड़ा डालने लग गए हैं, रीजनिंग के टॉपिक, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज वगैरह हम, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की, तो हमारे लिए थोड़ा सा फ्रैंक एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक्स है। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ टॉपिक करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है जी 7 तो मेरे बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप एक डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है वो आप देख लीजिए। ठीक है, और एक जो टॉपिक है आप देख लीजिए पजल। ठीक है, तो पजल से पहले मैं कहूँगा आप सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है आपसे अगर आप तैयारी करें तो। ठीक है, तो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा 8 टॉपिक जो है, अगर आप अच्छे से इनको 7 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो किधर लेफ्ट होगा, किधर राइट होगा, बाहर की तरफ देख रहे हैं तो किधर लेफ्ट होगा। और उसमें ये सर्किल वे में भी आ सकता है, हम इस तरीके से भी बैठे हुए हो सकता है कि एक सीधी लाइन है उसमें इतने लोग बैठे हुए हैं, इसका मुंह इधर है, उसका मुंह इधर है, और उसके में इसमें लेफ्ट में ये है, राइट में वो है, उसमें 2 छोड़ के ये बैठा है, 3 छोड़ के ये बैठा हुआ है, इस तरीके से। ऐसे ही सर्किल में कि जो है सर्किल में जो है अंदर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, राइट की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस है। लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट को जो है पहले 7 को करिए, सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो 7 टॉपिक आपके हो जाए, उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट को प्रायोरिटी रखने में। इसके बाद में मैंने एक जो भी टॉपिक बताया डेटा सफिशिएंसी, ये भी अच्छा टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए, आपका जो एनालिस किस तरीके से स्टेटमेंट को आप एनालिस कर पाते हैं, उसके बेसिस पे आंसर दे पाते हैं, वो आपको करना है। और लास्ट अगर आपका ये सब अच्छा है तो फिर आप पजल पे फोकस करिए। पजल को आपको तभी टच करना है जब आपको लगे जी मेरा और पेपर कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले आपको पजल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि आप टाइम कंज्यूम कर जाएंगे, और जो IBPS पैटर्न के एग्जाम में सबसे मेन कॉन्स्टेंट कोई है तो वो टाइम ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको LICW के लिए, सेबी ग्रेड ए के लिए, या आप बैंक की एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए आपके लिए यूजफुल है। फिर भी आप जो है अंशुल सर की जो क्लासेज हैं उनसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। PSU एग्जाम्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे वहाँ पे नहीं पूछता है या उनका लेवल जो है वो बहुत डाउन होता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप CA हैं, CMA हैं या फाइनेंस से रिलेटेड एस्पिरेंट हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो चैनल में ग्रुप बना रखा है उस पर भी मैं अपनी नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी मैं नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको अपडेट रहें, आपको वैकेंसीज़ के बारे में पता चल सके, गाइड मैं आपको कर सकूँ। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर स्टोर में जाकर आप ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स को देख सकते हैं। एक कोर्स बाकी सारी एग्जाम्स को कवर करता है, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो LICW हो या और कोई एग्जाम्स हो। ठीक है, थैंक यू।